Hello, everybody. Welcome to Chetan Sharma classes, The World of Logics. टॉपिक चल रहा है हमारा कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स एंड द एफिशिएंसी ऑफ मार्केट्स. आज की इस टॉपिक की हमारी थर्ड वीडियो है. इस टॉपिक के अंदर हम अपना थर्ड बॉक्स कंप्लीट करेंगे, मार्केट एफिशिएंसी. तो स्टार्ट करते हैं. बिफोर गोइंग अहेड आई वुड लाइक टू से यू दैट इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियो ऑन यूट्यूब, आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं. वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा. आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ पे आपको प्रॉपर और सिस्टमेटाइज तरीके से नोट्स मिल जाएंगे. टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना. मार्केट एफिशिएंसी कहता है कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस are the basic tool that economists use to study the welfare of buyers and sellers in the market. सही बात है भैया, किसका कितना वेलफेयर हो रहा है, चाहे बायर है चाहे सेलर है, उसके लिए हम कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस की स्टडी करते हैं. These tools can help us address a fundamental economic question. एक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ से, Is this allocation of resources determined by free market are desirable? जो फ्री मार्केट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रही है विद द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, क्या ये एलोकेशन डिज़ायरेबल है? अब टॉपिक स्टार्ट हो रहा है. द बेनेवोलेंट सोशल प्लानर, ये वो पर्सन है जो सोसाइटी के वेलबींग को मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करेगा. ये मोटिवेटेड है, ये मतलब पूरे तरीके से जोश में है ये बंदा, ताकि हम सोसाइटी के वेलफेयर को मैक्सिमाइज़ कर सके. अब स्टार्ट करते हैं. To evaluate market outcomes, we introduce our analysis a new hypothetical character called the benevolent social planner. एक कैरेक्टर को लेके आए जिसका नाम रखा है इन्होंने बेनेवोलेंट सोशल प्लानर, और ये सोसाइटी के वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने में लगा रहेगा. द बेनेवोलेंट सोशल प्लानर इज ऑल नोइंग, ऑल पावरफुल, वेल इंटेंशनड डिक्टेटर. मतलब देख सकते हो आप, बोल रहा है भैया, उसको सब पता है, वो बड़ा ही ताकतवर है. इंटेंशन डिक्टेटर है जो बताएगा भैया कि हर चीज़ें कैसे होनी है. द प्लानर वांट टू मैक्सिमाइज इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ एवरीवन इन द सोसाइटी. वो चाहता है भैया सबका भला हो. व्हाट शुड दिस प्लानर डू? अब ये प्लानर क्या करे? शुड सी जस्ट लीव बायर्स एंड सेलर एट द इक्विलिब्रियम दैट दे रीच नेचुरली ऑन देयर ओन? जहाँ वो इक्विलिब्रियम में पहुँचते हैं बायर और सेलर विद द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में. नेचुरल एक प्रोसेस है जहाँ हम इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं, तो नेचुरली आने दें वहाँ पे लोगों को. और शी कैन इंक्रीज इकोनॉमिक वेलबींग बाय ऑल्टरिंग द मार्केट आउटकम इन सम वे, या वो मार्केट आउटकम के अंदर कुछ चेंजेस लेके आए और वेलबींग को इंक्रीज करे. ठीक है भैया, ये बात हो रही है हमारी बेनेवोलेंट सोशल प्लानर की. टू आंसर दिस क्वेश्चन, द प्लानर मस्ट फर्स्ट डिसाइड हाउ टू मेजर इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द सोसाइटी. प्लानर देखेगा भैया कैसे इकोनॉमिक वेलबींग मेजर करा जाता है. वन पॉसिबल मेजर इज सम ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस विच वी कॉल टोटल सरप्लस. कंज्यूमर सरप्लस इज द बेनिफिट दैट बायर रिसीव फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द मार्केट एंड प्रोड्यूसर सरप्लस इज द बेनिफिट दैट सेलर रिसीव. इट इज देयरफॉर नेचुरल टू यूज टोटल सरप्लस एज अ मेजर ऑफ सोसाइटी इकोनॉमिक वेलबींग. कह रहा है वेलबींग जानने के लिए आप टोटल सरप्लस को जानने की कोशिश करो. अब भैया हम पीछे सीख चुके हैं कंज्यूमर सरप्लस कैसे निकलता है. वैल्यू टू बायर, ठीक है ना भैया, जो उसकी मैक्सिमम विलिंगनेस है पे करने की, जितना वो गुड को वैल्यू देता है, तो वैल्यू टू बायर्स माइनस अमाउंट बायर्स पेड. और प्रोड्यूसर सरप्लस कैसे आएगा? अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलर, जो सेलर को पैसा मिला, माइनस कॉस्ट टू सेलर. तो टोटल सरप्लस निकालते वक्त इन्होंने भैया एक तो इस वाले फॉर्मूले को लिख दिया, साथ में ऐड कर दिया इन्होंने ये वाला फॉर्मूला. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन के आ गया? फॉर्मूला बन के आ गया वैल्यू टू बायर्स माइनस अमाउंट पेड टू बायर्स, एक ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस सेकंड ब्रैकेट में लिख दिया अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलर्स माइनस कॉस्ट टू सेलर्स. अब आगे क्या बताएगा मैं आपको बता देता हूँ. कहता है भैया इसी फॉर्मूले के अंदर आप देखो, जो अमाउंट पेड बाय बायर्स है वही अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलर होगा. तो भैया एक नेगेटिव है यहाँ पे, ये पॉजिटिव है यहाँ पे. ब्रैकेट खुलने के बाद अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में एलिमिनेट हो जाएंगे. तो भैया अगर आपको टोटल सरप्लस निकालना है तो फॉर्मूला क्या रह जाएगा? वैल्यू टू बायर्स माइनस
कॉस्ट टू सेलर्स, ये टोटल सरप्लस का हमारे पास एट द एंड ऑफ द डे फॉर्मूला रह जाएगा। स्लाइड आगे लेके चलते हैं। तो भैया यहाँ बता दिया उसने टोटल सरप्लस का, मुझे फॉर्मूला बता दिया साहब, वैल्यू टू बायर्स माइनस कॉस्ट टू सेलर्स। टोटल सरप्लस इन द मार्केट is the total value to buyer of goods as measured by their willingness to pay minus total cost to seller providing those goods। उसी फॉर्मूले को मतलब खोल खाल के लिख दिया। आगे देखते हैं। If an allocation of resources maximizes total surplus, we say that allocation exhibits efficiency। कह रहा भैया अगर allocation of resources इस तरीके से हुआ है कि जो हमारा टोटल सरप्लस है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है, तो मान लेंगे भैया एलोकेशन के अंदर एफिशिएंसी है। ठीक है भैया, मतलब अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ हो रहा है, एफिशिएंसी इसे ही कहते हैं। इफ़ एन एलोकेशन इज नॉट एफिशिएंट देन सम ऑफ द पोटेंशियल गेन्स फ्रॉम द ट्रेड अमंग बायर्स एंड सेलर आर नॉट बीइंग रियलाइज्ड। कह रहा है अगर एलोकेशन इनएफिशिएंट है या नॉट एफिशिएंट है तो मतलब जो गेन्स हो है ट्रेड के दौरान बायर और सेलर को पूरे तरीके से नहीं मिले हैं। फिर रीड कर लेते हैं लाइन। इफ एन एलोकेशन इज नॉट एफिशिएंट देन सम ऑफ पोटेंशियल गेन्स फ्रॉम ट्रेड अमंग बायर्स एंड सेलर आर नॉट बीइंग रियलाइज्ड। तो भैया कुछ गेन प्रॉपर तरीके से रियलाइज नहीं हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल एन एलोकेशन इज इनएफिशिएंट इफ गुड इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय सेलर विद लोएस्ट कॉस्ट। कह रहा भैया अगर सेलर कम से कम कॉस्ट में नहीं बना पाएंगे चीज़ों को तो भैया फिर एलोकेशन इनएफिशिएंट है। देखो भैया कॉस्ट अगर कम होएगी प्राइस से तभी तो हमारे प्रोड्यूसर का सरप्लस मैक्सिमाइज होगा, तो हम कोशिश करेंगे कॉस्ट को कम से कम करने की कोशिश करें। इन दिस केस मूविंग प्रोडक्शन फ्रॉम हाई कॉस्ट प्रोड्यूसर टू लो कॉस्ट प्रोड्यूसर will lower the total cost to seller and raise total surplus. Similarly, an allocation is inefficient if a good is not consumed by buyers who value it most highly। देखो कंज्यूमर सरप्लस कैसे आता है भैया, जो कंज्यूमर वैल्यू कर रहा है, मतलब वैल्यू मतलब जो मैक्सिमम प्राइस देने को तैयार है और एक्चुअल में जो प्राइस दे रहा है उसके डिफरेंस को बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। तो भैया कंज्यूमर सरप्लस मैक्सिमाइज तभी होगा जब हम उन बायर को चीज़ें देंगे जो गुड को ज़्यादा वैल्यू करेंगे। ज़्यादा वैल्यू करेंगे मतलब मैक्सिमम विलिंग होंगे पे करने के लिए, तो कंज्यूमर सरप्लस का अमाउंट फिर बढ़ेगा। इन दिस केस मूविंग कंजम्पशन ऑफ गुड फ्रॉम अ बायर विद लो वैल्यूएशन टू अ बायर विद हाई वैल्यूएशन विल रेज टोटल सरप्लस। तो भैया हम गुड उसकी तरह मूव करेंगे जो कंज्यूमर ज़्यादा वैल्यू देगा, तभी कंज्यूमर सरप्लस का अमाउंट बढ़ेगा। In addition to efficiency, the social planner might also care about equality। कह रहा है efficiency को तो ध्यान में रखेगा जो प्लानर होगा और इक्वालिटी को भी रखेगा। That is whether the various buyer and seller in the market have a similar economic level of well-being। कोशिश करेगा बायर और सेलर को जो वेलबींग मिले वो सिमिलर मिले। In essence, the gains from trade in the market are लाइक अ पाई टू बी शेयर्ड अमंग द मार्केट पार्टिसिपेंट्स। कह रहा भैया जो गेन्स है वो एक पाई की तरह है, एक केक की तरह है जो मार्केट पार्टिसिपेंट में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। द क्वेश्चन ऑफ एफिशिएंसी कंसर्न्स वेदर द पाई इज एज बिग एज पॉसिबल। एफिशिएंसी ये बताता है कि हम केक के साइज़ को बढ़ाएं, पाई के साइज़ को बढ़ाएं, मतलब प्रोड्यूसर सरप्लस को भी बढ़ाएं और कंज्यूमर सरप्लस को भी बढ़ाएं। कहने का मतलब हम टोटल सरप्लस को बढ़ाने की कोशिश करें। The question of equality concern how the pie is sliced and how the portion are distributed among the members of society। Equality ये बताता है कि भैया कैसे ये सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये पाए ये केक कैसे कट रहा है। In this chapter we concentrate on efficiency as social planners goal। Keep in mind however that real policy makers often care about equality as well। ठीक है, चैप्टर में हम एफिशिएंसी की तरफ ध्यान दे रहे हैं लेकिन जो हमारे पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो इक्वालिटी की तरफ भी ध्यान देते हैं। इवेल्युएटिंग द मार्केट इक्विलिब्रियम। अब हम मार्केट इक्विलिब्रियम को इवेल्युएट कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना, छोटी छोटी बातें हैं, नॉर्मल सी बातें, आपको सब समझ आएगी। फिगर 7 शोज कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस व्हेन मार्केट रीचेस द इक्विलिब्रियम ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। अभी वो डायग्राम आएगा जहाँ पे डिमांड सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। रिकॉल डैट कंज्यूमर सरप्लस इक्वल्स टू द एरिया अबव प्राइस। बता रहा है कंज्यूमर सरप्लस कौन सा एरिया है, अबव प्राइस एंड अंडर डिमांड कर्व। प्रोड्यूसर सरप्लस इक्वल्स टू एरिया बिलो प्राइस। प्रोड्यूसर सरप्लस वो एरिया है जो बिलो क्या है, प्राइस है, एंड
अबव सप्लाई कर्व है, वो वाला एरिया हो गया हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस, ये हम पीछे देख चुके हैं। दस टोटल एरिया बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड कर्व अब द सप्लाई एंड डिमांड कर्व्स अप टू द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट टोटल सरप्लस इन द मार्केट। ठीक है भैया, बता रहा है जो टोटल एरिया आ रहा है सप्लाई और डिमांड कर्व के बीच में, ठीक है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा टोटल सरप्लस को। ठीक है ना भैया, और जो मतलब इक्विलिब्रियम जो हमारा डिटरमाइन हो रहा है, जो टोटल जो हमारा सरप्लस है उसमें कुछ कंज्यूमर सरप्लस भी है और कुछ हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस भी है। तो नॉर्मल सी बात है, ये हम सीख ही चुके हैं। कह रहा है इन दिस इक्विलिब्रियम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कह रहा है इज द इक्विलिब्रियम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एफिशिएंट। कह रहा है जो इक्विलिब्रियम में एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है क्या वो एफिशिएंट है, देखते हैं। दैट इज डज इट मैक्सिमाइज टोटल सरप्लस। To answer this question, we recall that when a market is in equilibrium, the price determines which buyers and seller participate in the market. ठीक है भैया, those buyer who value the good more than the price choose to buy the good. सही बात है भैया, जो बायर भैया गुड को वैल्यू प्राइस से ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं वो गुड को बाय करेंगे। बायर्स हु वैल्यूज इट लेस देन, यहाँ देन होना है, देन द प्राइस डू नॉट। सही बात है भैया, बायर जो वैल्यू कम दे रहे हैं और प्राइस ज़्यादा है तो वो गुड को प्रेफर करना पसंद नहीं करेंगे। ये भी मैं आपको सप्लाई कर्व से आपको और डिमांड कर्व से दोनों चीज़ें सिखा दूंगा। सिमिलरली सेलर्स वाली बात भी मैं अब सीधा आपको कर्व की तरफ ले जाता हूँ और वहीं बता देता हूँ वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है जी, ये डायग्राम आ गया हमारा। ठीक है जी, यहाँ हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपको नज़र आ रही है। ठीक है, और ये ऊपर वाला जोन हमारा कंज्यूमर सरप्लस है, नीचे वाला जोन हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस है। ठीक है ना, सारे को ऐड कर दूंगा इस सारे को, तो ये हमारा टोटल सरप्लस है। ये बात हम सीख ही चुके हैं। अब देखो ध्यान से देखो, डिमांड कर्व में देखो आप ए पॉइंट से लेके आप ई पॉइंट तक नज़र डालो। तो भैया ए पॉइंट से जो ए से लेके जो ई तक हमारा डिमांड कर्व जा रहा है, वहाँ पे जो वायर है वो गुड को वैल्यू ज़्यादा दे रहे हैं। ठीक है ना, और एक्चुअल में प्राइस कम दे रहे हैं तो उनको कंज्यूमर सरप्लस नज़र आ रहा है। लेकिन ई पॉइंट से लेके अगर मैं चलूँ बी पॉइंट तक तो कंज्यूमर गुड को वैल्यू कम दे रहे हैं और उन्हें प्राइस ज़्यादा देना पड़ रहा है। यही बात पीछे एक्सप्लेनेशन में लिखी थी। सप्लाई कर्व की तरफ देखें तो भैया सी पॉइंट से लेके जो ई पॉइंट तक के जो सेलर है उनकी जो कॉस्ट है भैया वो कम है और उनको प्राइस ज़्यादा मिल रहा है, तो भैया उनको प्रोड्यूसर सरप्लस नज़र आ रहा है। और अगर ई से लेके मैं डी पॉइंट की तरफ मूव कर जाऊँ तो जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उनकी कॉस्ट हमारी ज़्यादा है और उनको प्राइस कम मिल रहा है। ठीक है ना, ये बातें हम बखूबी समझ चुके हैं, कोई भी ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। पिछली वीडियोस में आपको मैंने सब ये सिखाई दिया है। ठीक है ना, एक किस्म से वही चीज़ दोबारा चल रही है, बस थोड़ा सा मतलब अब कंबाइन दिखा दे रहा है प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस को, कोई रॉकेट साइंस क्रिएट नहीं हो रही है। तो प्रेशर में लेके वीडियोस को मत सुनना, आराम से पेशेंस के साथ सुनना है। मैं हमेशा कहता हूँ भैया स्टार्टिंग कोई भी टॉपिक की वीडियोस होती है वो बड़ी ही काम की होती है। बच्चा उसको मजाक समझता है, वो सोचता है मैं सीधा हायर वीडियोस को देख लेता हूँ तीसरी चौथी, फिर कंसेप्ट समझ नहीं आता, क्योंकि जो स्टार्टिंग की वीडियोस होती है उनके अंदर ही मैंने सारे के सारे आपकी छोटी मोटी बातें कवर करी होती है, फिर वही बातें इकट्ठे आगे मर्ज होती चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ आ गई है। These observation lead to two insights about market outcomes. First, free markets allow the supply of goods to buyer who value them most highly. कह रहा भैया फ्री मार्केट होगी तो भैया उन बायर को गुड्स दिए जाएंगे जो उनको वैल्यू ज़्यादा देगा। वैल्यू किससे पता लगेगी? उनकी विलिंगनेस टू पे से। ठीक है ना, आपको पता ही है जितनी ज़्यादा विलिंगनेस टू पे होगी उतना ज़्यादा कंज्यूमर का सरप्लस होगा। सेकंड, फ्री मार्केट्स एलोकेट डिमांड फॉर गुड्स टू सेलर हु कैन प्रोड्यूस देम एट द लोएस्ट कॉस्ट। कह रहा भैया डिमांड उन सेलर को एलोकेट करी जाएगी जो कम से कम कॉस्ट पे बना देंगे, क्योंकि जितनी कम कॉस्ट होगी उतना ज़्यादा प्रोड्यूसर का सरप्लस होगा। Thus, given the quantity produced and sold in the market equilibrium, the social planner cannot increase economic well-being by changing the allocation of consumption among buyers or allocation of production among seller। अब भाई जो हमारा सोशल प्लानर है तो भैया वो ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि भाई एलोकेशन चेंज कर दे। ठीक है ना भाई, वो चेंज नहीं कर सकता, ना तो एलोकेशन वो कंजम्पशन का चेंज कर सकता है और ना ही वो एलोकेशन प्रोडक्शन का चेंज
कर सकता है, ठीक है ना भैया। कहने का मतलब है वो उन बायर्स को चीज़ें नहीं दे सकता, जो सोशल प्लानर है हमारा वो उन बायर को चीज़ें नहीं दे सकता जो ज़्यादा विलिंग टू पे है, और उन सेलर को भी नहीं दे सकता जो कम कॉस्ट में बना दे रहे हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। बट कैन द सोशल प्लानर रेज टोटल इकोनॉमिक वेलबींग बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ गुड? क्या वो सोशल प्लानर टोटल वेलबींग को मतलब रेज कर सकता है क्वांटिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करके? द आंसर इज नो। एज स्टेटेड इन द थर्ड इंसाइट अबाउट द मार्केट आउटकम्स। थर्ड इंसाइट अब क्या है? फ्री मार्केट प्रोड्यूस द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट मैक्सिमाइज सम ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। फ्री मार्केट तो भैया वही क्वांटिटी बनाएगी जहाँ पे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा? मैक्सिमाइज होगा। Figure 8 illustrate why it is true. To interpret this figure, keep in mind the demand curve reflects the value to buyer and supply curve reflects cost to seller. At any quantity below the equilibrium level, such as Q1, the value to marginal buyer exceeds cost to marginal seller. अब भैया जो ये बातें कर रहा है ये डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा है, ठीक है ना। बता रहा है Q1 से अगर हम इक्विलिब्रियम जो हमारा आउटपुट है उससे नीचे आ जाए Q1 पे तो क्या होगा, और जो हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट है उसके बियॉन्ड चले जाए Q2 तो क्या होगा। तो मैं सीधा आपको डायग्राम से ही दिखा देता हूँ। ये देखो थोड़ा आगे आ गए हम स्लाइड को लेके। यहाँ पे हमारे पास डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। आप एक डिमांड कर्व देख सकते हैं यहाँ पे, और आपको एक सप्लाई कर्व भी नज़र आ रहा है, ठीक है जी। तो आप देख सकते हो इक्विलिब्रियम जो हमारी क्वांटिटी है वो यहाँ पे डिटरमाइन हो रही है, इस पॉइंट से डिटरमाइन हो रही है। अगर आप इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के लेफ्ट साइड की तरफ जाते हो, ठीक है ना, Q1 आउटपुट में जाते हो, तो देखो वैल्यू टू बायर ज़्यादा है और कॉस्ट टू सेलर कम है। तो भैया अगर आगे की तरफ जाएंगे तो टोटल सरप्लस बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना भैया। अगर Q1 पे ही रुक जाएंगे तो सरप्लस का जोन इतना ही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप Q1 से आगे जाओगे इक्विलिब्रियम तक पहुंचोगे तो थोड़ा सरप्लस और बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर आप इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के आगे चले जाते हो जैसे कि Q2 आउटपुट पे, तो आप देख सकते हो टोटल सरप्लस निकालने का फॉर्मूला है वैल्यू टू बायर्स माइनस कॉस्ट टू सेलर। और यहाँ पे अगर हम देखें Q2 पॉइंट पे तो टोटल सरप्लस हमारा नेगेटिव आ रहा है, फॉर्मूले के हिसाब से कम आ रहा है, ठीक है ना। तो भैया Q2 से पीछे जाना ही समझदारी है, ये बताया जा रहा है। जो स्लाइड की मैंने एक्सप्लेनेशन बता रहा था वहाँ पे यही वाली बात बताई जा रही है, ठीक है। अब हम पीछे ले चलता हूँ दोबारा स्लाइड्स पे। ये मैंने आपको Q1 समझा दिया डायग्राम में, और आपको डायग्राम में मैंने Q2 वाली बात भी समझा दी। अब यहाँ से रीड करते हैं। टुगेदर दीज थ्री इनसाइट टेल अस दैट द मार्केट आउटकम मेक्स द सम ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस एज लार्ज एज इट कैन बी। कहते हैं मार्केट आउटकम कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। इन अदर वर्ड्स द इक्विलिब्रियम आउटकम इज एन एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। कह रहा है जो फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से इक्विलिब्रियम आ रहा है वो एक efficient allocation of resources है। The benevolent social planner can therefore leave the market outcome just as she find it। जैसा उसने देखा उसी पे छोड़ दे। This policy of leaving well enough alone goes by the French expression laissez-faire, which literally translate to leave to do, but is more broadly interpreted as lets people do as they will do। कह रहा भैया लेज़ाज फेयर का मतलब है छोड़ दो, फ्री कर दो, जो हो रहा है होने दो। और अगर और ब्रॉडली देखा जाए तो जैसा पीपल कर रहे हैं वैसा होने दो। लेट पीपल डू एज दे विल डू, मतलब फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई को ही काम करने दो। सोसाइटी इज लकी दैट द प्लानर डजंट नीड टू इंटरवीन। प्लानर की इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो इट हैज़ बीन यूजफुल एक्सरसाइज इमेजिनिंग वॉट एन ऑल नोइंग ऑल पावरफुल वेल इंटेंशन डिक्टेटर वुड डू, लेट्स फेस इट। अब देखते हैं भैया क्या होगा अगर ये सोशल प्लानर कुछ करता है। देखो यहीं वो बात बोली गई है। ऑल्दो इट हैज़ बीन अ यूजफुल एक्सरसाइज इमेजिनिंग वॉट
एंड ऑल नोइंग, ये सोशल प्लानर की बात हो रही है, उसकी तारीफ कर रहे हैं, जिसको सब पता है, जो काफ़ी पावरफुल है, जिसकी इंटेंशंस बताई जा रही है साफ सुथरे अक्षरों में आपको, क्या करेगा। सच कैरेक्टर आर हार्ड टू कम बाय, डिक्टेटर्स आर रियली बेनोवेलेंट। कह रहे डिक्टेटर्स बहुत ही कम बेनोवेलेंट होते हैं, मतलब सोसाइटी का टोटल बेनिफिट नहीं देखते हैं। एंड इवन इफ वी फाउंड सम सो विर्चुअस, सम वुड लैक क्रूशल इन्फॉर्मेशन। मिल भी जाए अगर ऐसा, तो कुछ इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं होती है। कहता है सपोज अबर सोशल प्लानर ट्राइड टू चूज एन एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और ऑन हर ओन इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन मार्केट फोर्सेस। कह रहा है उसने खुद ही एक एफिशिएंट एलोकेशन ढूंढा और वो मार्केट पे रिलाय नहीं कर रहा है। To do so, she would need to know the value of particular good to every potential consumer in the market and cost of every potential producer. उसको जानना पड़ेगा कि हर बायर कितनी वैल्यू दे रहा है गुड को और हर सेलर की क्या कॉस्ट है। एंड शी वुड नीड दिस इंफॉर्मेशन नॉट ओनली फॉर दिस मार्केट बट फॉर एवरी वन ऑफ मेनी थाउजेंड्स ऑफ मार्केट इन द इकोनॉमी। द टास्क इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल विच एक्सप्लेन्स वाई सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज नेवर वर्क वेरी वेल। और ये भैया बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है ना, तभी पता लग पाता है कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज कभी इतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाती है। द प्लानर्स जॉब बिकम ईजी हाउएवर वंस शी टेक्स ऑन अ पार्टनर एडम स्मिथ इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट प्लेस। कह रहा भैया वो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस का ही इस्तेमाल करे। द इनविजिबल हैंड टेक्स ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट बायर्स एंड सेलर इनटू अकाउंट एंड गाइड्स एवरीवन इन द मार्केट टू द बेस्ट आउटकम एज जज बाय द स्टैंडर्ड ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी। कह रहा है इनविजिबल हैंड बेस्ट काम करके दिखाएंगे। इट इज़ ट्रूली रिमार्केबल फीट। That is why economists so often advocate free market as the best way to organize economic activity। कह रहा है फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पे ही सब छोड़ दिया जाए। ये डायग्राम है, मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है जी। केस स्टडी देख रहे हैं, शुड देयर बी अ मार्केट फॉर ऑर्गन्स। कहता है सम ईयर्स अगो द फ्रंट पेज ऑफ बोस्टन ग्लोब रैन द हेडलाइन हाउ अ मदर्स लव helped save 2 lives. The newspaper told the story of Susan Stephens, a mother whose son needed a kidney transplant. कह रहा भैया एक माँ है, उसके बेटे को किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। When the doctor learned that mother's kidney was not compatible, he proposed a novel solution. If Stephens donated one of her kidney to a stranger, her son would move to the top of kidney waiting list. कहता है भैया अगर उसकी माँ एक किडनी डोनेट कर देती है अपनी किसी स्ट्रेंजर को, तो उसके बेटे का नाम टॉप लिस्ट में आ जाएगा किडनी वेटिंग की। द मदर एक्सेप्टेड द डील एंड सून 2 पेशेंट हैड द ट्रांसप्लांट दे वर वेटिंग फॉर। और भैया 2 पेशेंट का ट्रांसप्लांट हो गया। द इंजेनिटी ऑफ द डॉक्टर प्रपोजल एंड द नोबिलिटी ऑफ मदर एक्ट कैन नॉट बी डाउटेड बट द स्टोरी रेजेस सम इंट्रिग्यूइंग क्वेश्चंस। मतलब कुछ जानने वाले सवाल खड़े हो गए। If the mother could trade a kidney for a kidney, would the hospital allow her to trade a kidney for an expensive experimental cancer treatment that she could not otherwise afford? कह रहेगा किडनी के बदले वो अपना कैंसर का ट्रीटमेंट करा सकती थी जो वो नॉर्मली अफोर्ड नहीं कर सकती थी। Should she be allowed to exchange her kidney for free tuition for her son at the hospital's medical school? क्या किडनी के बदले उसके बच्चे को एक एप्रोप्रिएट एजुकेशन मिल जाएगी हॉस्पिटल के मेडिकल स्कूल में? शुड सी बी एबल टू सेल हर किडनी एंड यूज द कैश टू ट्रेड हर ओल्ड शेवी, एक शेवलेट की गाड़ी है, ओल्ड शेवी फॉर अ न्यू लेक्सस। क्या वो अपनी ओल्ड शेवी चेंज करके किडनी के बदले नई लेक्सस कार ले सकती है? As a matter of public policy, our society makes it illegal for people to sell their organs. In essence, in the market for organ, the government has imposed a price ceiling of 0. गवर्नमेंट ने बोल रखा है भाई यहाँ पे जो प्राइस सीलिंग है वो 0 है, मतलब कोई भी प्राइस नहीं है किडनीज के लिए। द रिजल्ट इज एज विद एनी बाइंडिंग प्राइस सीलिंग इज शॉर्टेज ऑफ गुड। और भैया प्राइस बिल्कुल कम हो चुका है, तो भैया गवर्नमेंट ने बोल दिया 0 ही प्राइस रहेगा, तो भैया यहाँ पे फिर आपको किडनी की डिमांड तो नज़र आएगी पर किडनी देने वाला कोई नज़र नहीं आएगा, तो आपको शॉर्टेज ऑफ किडनी इस मार्केट में नज़र आएगी। द डील इन द स्टीफेंस केस डिड नॉट फॉल अंडर दिस प्रोहिबिशन बिकॉज नो कैश चेंज हैंड। कह रहा है इस केस के अंदर भैया
मतलब ये जो किडनी वाला जो एक्सचेंज का केस था वो मतलब कह रहा था डील इन द स्टीफेंस केस डिड नॉट फॉल अंडर दिस प्रोबिशन, मतलब प्राइस सीलिंग के अंदर वो नहीं आती क्योंकि यहाँ कोई कैश की ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है. मैनी इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट देयर वुड बी अ लार्ज बेनिफिट्स टू अलाउइंग फ्री मार्केट फॉर ऑर्गन्स. कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं भैया मार्केट फॉर ऑर्गन्स होनी चाहिए. पीपल आर बॉर्न विद 2 किडनी बट दे यूजली नीड ओनली 1. मीनवाइल सम पीपल सफ़र फ्रॉम इलनेस एंड लीव देम विदाउट एनी वर्किंग किडनी. और कुछ लोग बिना किडनी के बीमार है, बिना किडनी के चल रहे हैं. डिस्पाइट ऑब्वियस गेन्स फ्रॉम ट्रेड द करंट सिचुएशन इज डायर. The typical patient has to wait several years for kidney transplant and every year thousands of people die because a compatible kidney cannot be found. कह रहा है वेटिंग लिस्ट लगी रहती है किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, किडनी नहीं मिल पाती है तो काफ़ी पेशेंट मर जाते हैं. इफ़ दीज नीडिंग किडनी वर अलाउड टू बाय वन फ्रॉम दोज हु हैव टू द प्राइस वुड राइज द बैलेंस सप्लाई एंड डिमांड. कह रहा भैया अगर अलाउ कर दिया जाए किडनी बेचने के लिए तो प्राइस बढ़ेंगे और डिमांड और सप्लाई बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगी किडनीज की. ठीक है ना भैया. सेलर वुड बी बेटर ऑफ विद एक्स्ट्रा कैश इन द पॉकेट. सेलर को कैश मिल जाएगा. बायर्स वुड बी बेटर ऑफ विद द ऑर्गन दे नीड टू सेव देयर लाइफ. और बायर को एक ऑर्गन मिल जाएगा. द शॉर्टेज ऑफ किडनी वुड डिसअपेयर. और ऐसे करके जो किडनी की शॉर्टेज है वो फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से ख़त्म हो जाएगी क्योंकि एक ऐसा प्राइस सेट हो जाएगा जहाँ पे किडनीज की डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाएगी. Such a market would lead to an efficient allocation of resources, but critics of this plan worry about fairness. कह रहा भैया efficient allocation तो हो जाएगा पर कुछ दिक्कतें भी हैं. A market for organs, they argue, would benefit the rich at the expense of the poor because organs would then be allocated to those most willing and able to pay. कह रहा organ तो वही अमीर लोग ही ले लेंगे जो willing to pay हैं. But you can also question the fairness of the current system. Now, मोस्ट ऑफ अस वॉक अराउंड विद एन एक्स्ट्रा ऑर्गन वी डोंट रियली नीड. कह रहा है 2 किडनी की ज़रूरत नहीं है हमारी बॉडी के अंदर. वाइल सम ऑफ आवर फेलो सिटीजन्स आर डाइंग टू गेट 1. इज़ दैट फेयर. तो भैया ये बताया आपको किडनी की मार्केट के बारे में, ऑर्गन्स बिकने चाहिए कि नहीं बिकने चाहिए. तो एक्सपर्ट्स का क्या कहना है. कुछ इकोनॉमिस्ट 57% इकोनॉमिस्ट एग्री कर जाते हैं, 16% डिसएग्री करते हैं और 27% भाई साइलेंट है, अनसर्टेन है, कुछ नहीं बोल रहे हैं. तो यहाँ पे ये वाला टॉपिक हमारी केस स्टडी ख़त्म होती है. कंक्लूजन देखते हैं मार्केट एफिशिएंसी एंड मार्केट फेलियर. तो बता रहा है दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस द बेसिक टूल ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस एंड यूज देम टू इवेल्युएट द एफिशिएंसी ऑफ फ्री मार्केट. हमने भाई कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस जो बेसिक टूल्स हैं उनको चेक करा और चेक करा कि फ्री मार्केट में कितनी एफिशिएंसी है. ठीक है ना भैया. वी शोड डैट फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड एलोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली. देख लिया हमने कि भाई जो फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है वो रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एलोकेट करते हैं. दैट इज़ इवन दो ईच बायर एंड सेलर इन द मार्केट इज़ कंसर्न्ड only about our own welfare, together they are guided by an invisible hand to an equilibrium that maximizes total benefits to buyer and seller. कह रहा है भैया वैसे तो बायर हो चाहे सेलर हो अपने आप से कंसर्न है, लेकिन टुगेदर हमने देखा कि जो टोटल बेनिफिट है वो मैक्सिमाइज होता नज़र आ रहा है विद द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. A word of warning is in order. To conclude that markets are efficient, we made several assumptions about how market work. भैया हमने बहुत सारी assumption ली है ये बताने के लिए कि market efficient है. When these assumptions do not hold, our conclusion that market equilibrium is efficient may not be longer true. अगर ये assumption true नहीं होगी तो फिर market जो efficient है वो बात सच साबित नहीं होगी. As we close this chapter, let's briefly consider two of the most important assumptions we made. अब हमने क्या दो assumption ली थी. First, our analysis assumed that markets are perfectly competitive. हमने ये जाना था कि market perfectly competitive है, लेकिन हकीकत में in actual economies, however, competition is sometimes far from perfect. In some markets, single buyer or seller, ब्रैकेट में लिखा है स्मॉल ग्रुप ऑफ देम, मे बी एबल टू कंट्रोल मार्केट प्राइस. भैया मतलब कुछ बायर्स का ग्रुप या कुछ सेलर का ग्रुप कभी कभार मार्केट प्राइस को कंट्रोल करता है. दिस एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड मार्केट पावर. अगर वो प्राइसेस को कंट्रोल करते हैं तो फिर इसको मार्केट पावर बोला जाता है. मार्केट पावर कैन कॉज मार्केट टू बी इनएफिशिएंट, और मार्केट पावर की वजह से मार्केट क्या हो जाती है, इनएफिशिएंट.
because it keeps the price and quantity away from the level determined by the equilibrium or of supply and demand. क्योंकि जो भैया प्राइस और क्वांटिटी जो इक्विलिब्रियम से आती है विद द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से, मार्केट पावर वहाँ से प्राइस और क्वांटिटी को दूर कर देता है, ठीक है ना भैया। तो इसे बोलते हैं मार्केट पावर। तो अगर मार्केट पावर का एलिमेंट है तो फिर हमें इनएफिशिएंसी नज़र आ रही है। Second, our analysis assume that outcome in the market matters only to buyer and seller who participate in the market। कह रहा है हमने ये भी सोचा था कि जो आउटकम आएगा वो उन्हीं को मिलेगा जो मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है ना भैया। उन्हीं को मैटर करेगा किनको, बायर और सेलर ही मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। येट समटाइम द डिसीजन ऑफ बायर एंड सेलर अफेक्ट पीपल हु आर नॉट पार्टिसिपेंट इन द मार्केट एट ऑल। Pollution is the classic example. Use of agriculture pesticide, for instance, affects not only manufacturer who make them and the farmer who use them, but also many other who breathe in the air or drink the water contaminated by the pesticide। कह रहे पेस्टिसाइड की मार्केट जो है हमारी भैया वो बायर और सेलर को इफेक्ट नहीं करती। बायर मतलब जो मैन्युफैक्चरर है, सेलर मतलब जो फार्मर है, पर इनडायरेक्टली औरों को भी इफेक्ट करती है, दोज हु आर नॉट पार्टिसिपेंट्स ऑफ मार्केट, ठीक है ना भैया। कि पानी ख़राब हो रहा है, हवा ख़राब हो रही है, इसकी वजह से, इसको बोलते हैं externalities। When a market exhibits such side effects called externalities, the welfare implication of market activity depends on more than just the value obtained by the buyers and the cost incurred by the seller। अब देखो कितनी अच्छी बात यहाँ बता रखी है, ध्यान से एक बार रीड कर लेते हैं। When a market exhibits such side effects called externalities, अगर market externalities दिखा रही है, the welfare implication of market activity depends on more than just the value obtained by buyer। अभी तक हम क्या करते थे, जो सरप्लस निकालते थे वो देखते थे बायर कितनी वैल्यू दे रहा है और सेलर की कितनी कॉस्ट लग रही है। तो अब इन्हीं बातों पर निर्भर नहीं रहना है, बिकॉज बायर्स एंड सेलर में इग्नोर दीज साइड इफेक्ट्स when deciding how much to consume and produce। क्योंकि बायर और सेलर एक्सटर्नलिटीज़ को कंसिडर नहीं करेंगे। द इक्विलिब्रियम इन द मार्केट कैन बी इनएफिशिएंट फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ सोसाइटी एज अ होल। और जो इक्विलिब्रियम आ रहा है विद द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से, वो इनएफिशिएंट सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। मार्केट पावर एंड एक्सटर्नलिटीज आर एग्जाम्पल ऑफ जनरल फिनोमिनल कॉल मार्केट फेलियर। The inability of some unregulated markets to allocate resources efficiently। When market fails, public policy can potentially remedy the problem and increase economic efficiency। कह रहा मार्केट फेल हो जाएगी तो पब्लिक पॉलिसी एक इलाज है जो इकोनॉमिक एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिस्ट डिवोट मच एफर्ट्स टू स्टडिंग व्हेन मार्केट फेलियर्स आर लाइकली एंड हाउ दे आर बेस्ट करेक्टेड। As you continue your study of economics, you will see that tools of welfare economics developed here are readily adapted to the endeavor। कह रहा भैया अगर हम इसको कंटिन्यू करते हैं तो हम देखेंगे जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स के टूल है वो डेवलप तो रेडीली हो जाते हैं, हम ईजिली तो उन्हें अडॉप्ट कर लेते हैं बड़े ही एक मुश्किल सफ़र के लिए, ठीक है ना भाई। हम डिमांड एंड सप्लाई का इस्तेमाल तो करते हैं पर ये जो बड़ा ही मुश्किल रहता है ये कंसेप्ट, ठीक है ना भैया। हम एक्सेप्ट तो करते हैं पर ये चीज़ बड़ी ही मुश्किल है। डिस्पाइट द पॉसिबिलिटी ऑफ मार्केट फेलियर, द इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट प्लेस इज एक्स्ट्रॉर्डनरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है जो हमारे इनविजिबल हैंड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भले ही मार्केट फेलियर की आपको पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। इन मनी मार्केट्स द assumption we made in this chapter well work and the conclusion of market efficiency applies डायरेक्टली। कह रहा है काफ़ी मार्केट में जो हमने एजम्पशन ली वो सही काम कर रही है और कंक्लूजन भी सही आ रहा है। मोर ओवर वी कैन यूज अवर एनालिसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड मार्केट एफिशिएंसी टू शेड लाइट ऑन द इफेक्ट ऑफ वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसीज़। कह रहा है जो हमने सीखा है अब उसको आगे हम देखेंगे, मतलब ये मदद करेंगे आगे हमें सीखने में, क्या सीखने में कि क्या इफेक्ट्स है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का। इन द नेक्स्ट 2 चैप्टर वी अप्लाई द टूल वी हैव जस्ट डेवलप्ड। अब जो टूल हमने डेवलप करे हैं ये वेलफेयर मैक्सिमाइज़ करना, मार्केट एफिशिएंसी, तो आगे इनको हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना। कहाँ यूज़ करेंगे इन्हें? द वेलफेयर इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन एंड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो यहाँ पे ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9891156969 पर। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।